शहबाज ने इकबाल को पूरी तफसील बताई और इकबाल दंग रह गए। उसने कहा, नामुमकिन बात है, तब की तारीख में कहीं कोई ऐसा वाकया नहीं मिलता कि कोई वजूद ऑक्सीजन के बगैर कुछ लम्हों के लिए भी जिंदा रह सका हो। और फिर नमूद का अमल भी एक अलग हैसियत रखता है। एक मर्दा जिस्म से ऑपरेशन के जरिए, और वो भी कुछ देर बाद तक वलादत कराई जा सकती है, उस पर भी उसके इम्कानात कम होते हैं कि जन्म लेने वाली हस्ती जिंदगी पाले। अगर इसे थोड़ी ही देर के बाद ऑक्सीजन मिल जाए तब तो उसमें जिंदगी के आसार दोबारा पैदा हो सकते हैं, वरना आमतौर से मां की मौत के साथ ही उसके शिक्म में परवरिश पाने वाला वजूद लम्हों में दाम तोड़ देता है। जाहिर है ऑक्सीजन के मुंतकिल होने का अमल खत्म हो जाता है, मगर तुम कहते हो कि 7-8 दिन के बाद वो कब्र खोदी गई थी। यार, मुझे ये एक नाकाबिल यकीन सी कहानी मालूम होती है। अगर तुम्हारी जगह में भी किसी और की जुबानी ये कहानी सुनता तो मुझे यकीन ना आता, मगर अब उस बात को क्या कहोगे कि वो नौज़ाइदा बच्ची मेरे घर में परवरिश पा रही है। वैसे मैं तुम्हें बताऊं इकबाल, उसमें कुछ और इसरार हकीकतें पोशीदा हैं जो मावराए अक्ल हैं। मसलन उस रात वो कब्र खोदने वाले कौन थे, या उस औरत की तदफीन कराने वाले कौन थे जिन्होंने अपने पते तक गलत लिखवाए थे, और उसके बाद दोबारा कब्र क्यों खोदी जा रही थी। फिर एक तेज रोशनी ने उन्हें भागने पर मजबूर क्यों कर दिया था। उसके अलावा तुम्हें एक और बात बताऊं, उस बच्ची के सरहाने बच्चों के इस्तेमाल की बेशुमार चीजें दस्तयाब हुई। जदीद तरीन लिबास, बहुत ही इमदा किस्म के दूध पिलाने वाले फीडर जो मुख्तलिफ अक़साम के थे, दूध के डब्बे, वो तमाम चीजें जो बच्चों के इस्तेमाल की होती हैं, यानी लोशन और पाउडर वगैरह भी। ऐसा लगता था जैसे किसी ने बाकायदगी के साथ एक बच्चे की वलादत का इंतजार किया हो। उसके बाद वो अशिया हम तक पहुंचा दी हूँ, लेकिन यकीन करो पहचाने वाले का नाम वो निशान नहीं मिला। यार, कब्रिस्तान में रहकर तुम्हारे दिमाग में उस तरह की कहानियां बेदार होने लगी हैं। उनसे बचो शहबाज, हम लोग प्रैक्टिकल लोग हैं। हम भला ऐसी परासरार कहानियों पर। यार, कमाल करते हो, जो मुझ पर बैठ चुकी है वो सुना रहा हूँ और तुम इसे कहानी करार दे रहे हो। तब फिर उस सिलसिले में डॉक्टर हारिस से रजू करना जरूरी है। खुदा की कसम, तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं तुमसे यही कहने वाला था कि डॉक्टर हारिस से उस मौजू पर बात करते हैं। वो इंतहाई सीरक इंसान हैं और हर तरह के मामलात से वाकफी रखते हैं, फिर मजहबी आदमी भी हैं, इसलिए उन तमाम वाकयात की मनासब तो जी कर सकेंगे। लेकिन सोच लो, डॉक्टर हारिस को सारी तफसीलात बताना होंगी और उसके प्रूफ देना होंगे। जो कुछ मैंने तुम्हें बताया है वही मैं उन्हें भी बता दूंगा, और प्रूफ के तौर पर वो बच्ची हमारे पास मौजूद है, वो मैं दिखा दूंगा। क्या नाम रखा बच्ची का तुम लोगों ने? नाम तो अभी तक कोई नहीं रखा। वैसे मेरे बाप ने उसके कान में अजान कह दी है, पता नहीं मनीषा उसका क्या नाम रखे। ठीक है, जैसा तुम मुनासिब समझो, इकबाल ने कहा, और उसके बाद वो डॉक्टर हारिस की जानिब चल पड़े, जो उनके प्रोफेसर और एक दीनदार इंसान थे। उस अस्पताल में बहुत बड़े ओहदे पर फाइज थे जिसमें ये दोनों हाउस जॉब कर रहे थे। डॉक्टर हारिस उन लोगों से तफसील सुनने के बाद दंग रह गए थे। उन्होंने अभी तक उस सिलसिले में अपनी किसी राय का इजहार नहीं किया था। यह अजीब गरीब कहानी सुनकर उनके चेहरे पर तजब्जब के आसार थे, और वो ये अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं उनसे गलत बयानी तो नहीं की जा रही। फिर उन्होंने आंखें खोलकर बेएतबारी निगाहों से उन दोनों को देखा और बोले, देखो बच्चों, तुम खुद भी समझदार हो। माँ और बच्चे के दरमियान बहुत से रिश्ते होते हैं, लेकिन कुदरती तौर पर एक अमल उनके दरमियान रहता है, खास तौर से वलादत से पहले और उस दौरान किसी हादसे या किसी बुनियाद पर खुदानख्वास्ता माँ का इंतकाल हो जाए तो बच्चा चंद लम्हों से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। इन्हीं लम्हों में अगर ऑपरेशन कर लिया जाए तो उसकी जिंदगी के इम्कानात हो जाते हैं। अगर थोड़ा सा वक्त भी गुजर जाए तो ऐसा नहीं होता। तुम लोगों ने कहानी में रंगामेजी की है, यानी उसको और इसरारियत का रंग दे दिया है। मैं उस बारे में कुछ भी नहीं जानता और न कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि बेशुमार ऐसे माफौक़िल फितरत और माफौक़िल अक़ल वाक़यात उस कायनात में रूनुमा होते रहते हैं, जिनकी इंसानी जहन तवज्जो नहीं करने पाता। लेकिन बहरहाल कुदरत के अमल से किसको इनकार है। हो सकता है इसो में कोई तलसमी अमल कार फरमा हो, लेकिन तीबी तौर पर यह वाक़या इंतहाई अजीब गरीब नोयत का है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शहबाज कहते हैं कि वो बच्ची उनके घर में महफूज है। बेशक वो मेरे लिए इंतहाई दिलचस्पी का बाउस है, लेकिन पहले मैं ये चाहता हूँ कि किसी भी तरह वो कब्र खोल कर मैं उस इंसानी जिस्म का तज्जिया करूँ जिसके साथ ये वारदात हुई है। मेरे लिए ये एक इंतहाई अनोखी तहकीक हुई। शहबाज, तुम और इकबाल दोनों मेरे साथ अपने घर चलोगे? जो वाक़या तुमने मुझे बताए हैं, उनकी रोशनी में ये अंदाज़ा मुझे हो चुका है कि वो लावारिस लाश है। बेशक तुम लोगों के कहने के मुताबिक कुछ लोगों ने रात की तारीकी में वो कब्र खोलने की कोशिश की और किसी की मदाफत पर वो नाकाम होकर भाग गए।
लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारे वालिद के तावन से मुझे कुछ दिनों के लिए वो इंसानी जिस्म मिल जाए। वैसे ये तुम जानते हो कि हम अपने तजर्बात के लिए अजसाम हासिल करते हैं। खैर हमारे अस्पताल में उसका तरीक़ा कार मुख्तलिफ है, लेकिन बाज़ प्राइवेट इदारे जराइम पेशा अफराद को रक़ुमात अदा करके कब्रिस्तान से ऐसे जिस्म चोरी करवाते हैं और वो चोरी करके उस तरह के अजसाम ले आते हैं। मैंने उस पहलू पर भी गौर किया है कि उस कब्र को खोदने की वजह कुछ ऐसी ही तो नहीं है, लेकिन बेज़ाहिर ऐसा नहीं लगता। ये तजर्बा मेरी जिंदगी का अनोखा तरीन तजर्बा होगा। तुम लोग बराहे करम मेरी मदद करो। क्यों शहबाज, किया तुम अपने वालिद को उसके लिए तैयार कर सकते हो? मेरे वालिद बहुत असूल परिस्त इंसान हैं, कब्रिस्तान में दफन मौजूद उन्हें बहुत अजीज हैं। फिर भी मैं कोशिश कर सकता हूँ। तुम्हें ये कोशिश जरूर करना होगी। तुमने मेरे अंदर आतिश शौक भर कर दी है। मैं उस लाश पर तजर्बा किए बगैर नहीं रह सकता। डॉक्टर हार्स ने खसूसी तौर पर इंतजामात किए। इकबाल और शहबाज को लेकर वो शहबाज के शहर पहुंच गए। मंसूबे के मुताबिक उन्होंने बड़ी एम्बुलेंस कब्रिस्तान के कुछ फासले पर खड़ी की थी। फिर शहबाज कब्रिस्तान में दाखिल हो गया। गुलाब खान घर के बाहर ही था। शहबाज को देखकर हैरान रह गया और जल्दी से उसके करीब पहुंच गया। खैर तो है शहबाज, तू ठीक है ना? बिल्कुल ठीक हूँ अबा। अंदर आ अबा, एक जरूरी काम से आया हूँ, तुम्हें मेरी मदद करना होगी। बोल बेटा। मैं तो समझ गया था कि कुछ ना कुछ है जिसकी वजह से तो इतनी जल्दी वापस आया। हाँ अबा, मेरे साथ प्रोफेसर हार्स और इकबाल भी आए हैं। हमें फौरन वापस जाना है तो उन्हें बुला ले। क्या तूने उन्हें अपनी असलियत नहीं बताई? उन्हें अपने घर लाना भी चाहता है और शर्मिंदा होता है। बिल्कुल नहीं है बा, मुझे अपनी असलियत पर फख्र है। मैं एक मेहनत कश का बेटा हूँ। फिर क्या बात है? हमें डर है बस ज्यादा देर ना हो जाए, एक एक लम्हा कीमती है। शहबाज ने पहले से सोचे हुए मंसूबे के तहत कहा। वो अपने सादा लोग बाप की आदत को जानता था। अगर कोई ऐसी जज्बाती बात करके उन्हें आमादा किया जा सका तब फिर ठीक है, वरना वो किसी भी कीमत पर कब्र कुशाई नहीं करने देंगे। बाप सवालिया निगाहों से शहबाज को देख रहा था। तब शहबाज ने कहा, बाबू बच्ची तो ठीक है ना? हाँ, मनीजा ने उसका नाम भी रख लिया है। गुलाब खान ने मसरूर लहजे में कहा। शहबाज ने कहा, क्या नाम रखा है उसका? मनीजा ने उसका नाम शीना रखा है। अच्छा नाम है। तो अबा मैं ये कह रहा था कि मैं शहर वापस जाकर अपने प्रोफेसर हार्ट से मिला और उन्हें तफसील बताई। उनसे पूछा कि 7-8 दिन से कब्र में दफन किसी खातून के यहाँ उस तरह वलादत हो सकती है? तो डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं, ये मुमकिन नहीं है, कोई गलत फहमी हुई है। पर डॉक्टर साहब का कहना यह है कि हो सकता है कि औरत को सकता हो गया हो, कभी भी उस तरह सकता हो जाता है। इंसान जिंदा होता है मगर कोमा में चला जाता है और बेज़ाहिर ऐसा ही लगा है जैसे वो मर चुका हो। ऐसे किसी इंसान का इलाज करके उसकी सांसें बहाल की जा सकती हैं। डॉक्टर साहब का कहना है कि अगर वो मर गई होती तो उसके हाँ औलाद न पैदा होती। डॉक्टर साहब ने कहा है कि उससे पहले कि उसका सकता टूट जाए और वो जिंदगी से हाथ धो बैठे, उसकी लाश को कब्र से निकाल लेना चाहिए। वो इसे तभी अमदाद देकर उसकी जिंदगी बहाल कर सकते हैं। बड़ा भरपूर वार था गुलाब खान पर। भला किसी जिंदा वजूद को अकबर में रहने की क्या गुंजाइश थी? बदहवासी से बोला, अरे तो बेटा जल्दी कर, मैं कुदाल फावड़ा ले कर आता हूँ और उन दोनों भी बुला ले। नहीं, हम अपना काम कर लेते हैं, उसके बाद में उन्हें मोबाइल पर कॉल करके बुला लूंगा और हम लाश ले जाएंगे। चल बेटा चल, जल्दी चल। तो कब्र के पास चल और ये कोट और पैंट उतार के। उसमें बंदा मेहनत का काम नहीं कर सकता। ठीक है बा, अब कुदाल फावड़ा ले आओ। अम्मा और मनीषा को मेरी आमद के बारे में न बताना, वरना वो हमारे काम में रुकावट डालेंगी। आप समझ रहे हो ना? अब जब ये बात मालूम हो गई है तो ये काम बहुत जल्दी हो जाना चाहिए। एक लम्हा हमारी गफलत कहीं हमारे लिए नुकसानदेह न बन जाए। सादा लोही गुलाब खान दौड़ा हुआ अंदर चला गया और किसी को कुछ बताए बगैर अपने औजार उठा लाया। उधर शहबाज खान ने कोट उतार कर एक तरफ डाला और दोबारा उस कब्र को खोलने के लिए तैयार हो गया। बाप बेटे ने मिलकर कब्र खोली। गुलाब खान ने अपने मुंह पर ठाटा बांध लिया था और शहबाज ने चेहरे पर मास्क लगा लिया था। दोनों होशियारी से अपना काम करने लगे। लेकिन जब कब्र की सही है तो ये देखकर दंग रह गए कि कब्र में जरा बराबर बदबू नहीं थी। कफन बिल्कुल साफ शिफाफ था। बस यही लगता था जैसे कोई कफन उड़े सो रहा हो। बड़ी हिम्मत और मेहनत के साथ शहबाज ने बाप के साथ मिलकर वो लाश निकाली और इसे एहतराम के साथ कब्र के साथ रख दिया। शहबाज की निगाह उस दीवार पर पड़ी जहां से उस रात वो लोग कूद कर भागे थे। ये जगह बहुत बेहतर थी। शहबाज ने मोबाइल फोन निकाला और इकबाल और प्रोफेसर हार्स को उस दीवार के पास आने का इशारा दिया। वो दीवार पर चढ़ गया और उस वक्त तक वहां बैठा रहा जब तक कि प्रोफेसर की गाड़ी यानी वो एम्बुलेंस उस दीवार के पास आकर खड़ी ना हो गई। इकबाल भी कूद कर आ गया और दोनों लाश के पास पहुंच गए।
इकबाल ने गुलाब खान को बड़े अदब से सलाम किया था। अरे बेटा जेते रहो, तुम लोग जल्दी से अपना काम करो, मेरा तो दिल दहल कर रह गया है। सुनो, मुझे जल्दी से बताना उस बारे में। तुम फिक्र ही मत करो अब्बा, मैं बहुत जल्द तुम्हें सारी सूरत हाल बताऊंगा। और हाँ, एक बात सुनो, उस खबर को बराबर कर देना, ऐसे ही कर देना जैसे ये थी, इसे खोली मत छोड़ना। ना बेटा ना, ये तो अमानत है। जब तक तुम लोग मुझे ये अतला नहीं दोगे कि वो बेचारी जिंदा है या मर गई, मैं ये खबर किसी और को नहीं दूंगा। सले रखकर इसे बराबर किए देता हूं ताकि जिसकी अमानत है उसके लिए महफूज रहे। और अब्बा, अम्मा और मनीषा को उस बारे में मत बताना। नहीं बताऊंगा। बगल में की दोनों लाश को पूरी हिफाजत के साथ एम्बुलेंस में मुंतकिल किया गया। डॉक्टर हार्स ने खुदार सिलसिले में भरपूर मदद की थी और फिर वो लोग बर्क गिरफ्तारी से इसे लेकर चल पड़े। डॉक्टर हार्स ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे अब्बा ने उस सिलसिले में कोई मदखलत नहीं की जनाब अली। मैंने उन्हें एक फर्जी कहानी सुना दी थी। क्या? मैंने उन्हें बताया था कि एक चीज होती है सकता, किसी हादसे की बना पर इंसान में आ जाता है। मैंने उनसे कहा कि ये औरत सकते में भी हो सकती है। मेरे प्रोफेसर यही जायजा लेने के लिए इसे ले जाना चाहते हैं ताकि अगर वो सकते के आलम में है तो बहाल किया जा सके। डॉक्टर हार्स का चेहरा सुर्ख हो गया। उन्होंने शहबाज को देखते हुए कहा, तुम ये कहते का ये बात तुमने मजाक में कह दी थी? मेरा मतलब है यूं ही बरसबील तज़करा। जी डॉक्टर साहब, शहबाज, तुम्हारी ये अल्फाज 1000% दुरुस्त हो सकते हैं, उसमें कोई शक नहीं कि अगर ऐसी कोई माँ सकते के आलम में चली जाए तो उसका जिस्मानी अमल जारी रहता है, बेज़ाहिर वो मर्दा ही महसूस होती है। बहुत से ऐसे वाकयात हो चुके हैं कि किसी को सकता हुआ और लोगों ने इसे मर्दा समझकर दफन तक कर दिया। बस इतना सा फर्क है कि कब्र में दाखिल होने के बाद ऑक्सीजन न मिलने से उसमें जिंदगी बाकी नहीं रहती। कुछ वाकयात ऐसे भी हुए हैं, इंसान जिंदा कब्र से बरामद हो गया है, लेकिन वो मफरूजा कहानियों की शक्ल में सामने आए हैं। उमर कोई ठोस सबूत कभी नहीं मिल सका, फिर भी ये एक तजज़िये है जो हम जरूर करेंगे। ड्राइवर रफ्तार तेज करो। डॉक्टर हार्स बहुत ज्यादा बेचैन नजर आ रहे थे। उन्होंने बार बार ड्राइवर को एम्बुलेंस की रफ्तार तेज करने की हदायत की और उसके बाद वो अस्पताल पहुंच गए। किसी को कुछ बताए बगैर लाश को उस बड़ी तजर्बेगाह में मुंतकिल कर दिया गया, जहां लातादाद हैरान किन तजर्बात हुआ करते थे। उन्होंने उन दोनों को अपने साथ मसरूफ किया, सिर्फ 2 नर्सें तलब कर ली थी जिनके स्पर्द दूसरी जिम्मेदारियां की गई थीं और उस फिर वो मसरूफ हो गए। डॉक्टर हार्स चूंकि अस्पताल के बहुत बड़े सर्जन थे, उसलिए उन के मामलात में किसी ने कोई मदखलत नहीं की। वो मुख्तलिफ तरीकों से उस इंसानी जिस्म पर अमल करने लगे। वो औरत बेपनाह खूबसूरत थी, उसकी उम्र भी ज्यादा नहीं थी और सबसे बड़ी बात यह कि उसके जिस्म में अभी तक सुर्खी मौजूद थी और वो सफेदी और नीला हट पैदा नहीं हुई थी जो बेजान जिस्म में पैदा हो जाती है। डॉक्टर इसे इंजेक्शन पर इंजेक्शन देते रहे। उसके अलावा उन्होंने और भी कुछ अमल किया और फिर उसके चेहरे पर ऑक्सीजन लगा दी। उसके बाद वो घड़ी में वक्त देखकर उसका इंतजार करने लगे। इकबाल और शहबाज की आंखें पट्टी हुई थीं। वो जो कुछ देख रहे थे, वो उनकी जिंदगी का अनोखा तरीन तजर्बा था। और उस वक्त इकबाल के हल्क से एक अजीब सी आवाज निकल गई जब उसने उस इंसानी जिस्म में सांसों की जनबिश देखी। आहिस्ता आहिस्ता उसके सीने में तहरीक पैदा होती जा रही थी। और इसरार औरत की तरफ से अभी तक कोई ऐसा अमल नहीं हुआ था जिससे उसकी शख्सियत पर कुछ और रोशनी पड़ती। डॉक्टर हारूस भी पूरी तरह उस मामले में दिलचस्पी के रहे थे। इकबाल ने उन्हें बताया था कि शहबाज के वालिद बहुत ही सादा लोग इंसान हैं, लेकिन बेचैन होंगे कि यहाँ किया हुआ है। सर, आप उस सिलसिले में कोई हदायत दीजिए। देखो इकबाल, मेरे लिए बेटी साइंस का एक अजूबा है। जो कुछ तुम लोगों ने मुझे बताया है, इसे सोच सोच कर मेरी रातों की नींद में अड़ गई हैं। आखिर ये कैसे हो सकता है? हालांकि थोड़े दिन पहले ही की बात है, हमारे वतन में खौफनाक जल्जला आया था और जल्जले में बेशुमार शदीद जानी नुकसानात हुए थे। बी बी 2 महीने तक मलबे तले दबी रही। जब 2 महीने के बाद मलबा उठाया गया तो उसमें जिंदगी मौजूद थी। बेशक उसके अंदर लातादाद तब्दीलियां रोनमा हो चुकी थी, लेकिन तुम खुद सोचो, 2 महीने तक भूखा प्यासा रहकर जिंदा निकल आना एक मौजज़ा नहीं तो और क्या है? अल्लाह जो चाहे कर सकता है, लेकिन हम कमजोर जहन के लोग हैं, जदीद साइंस से ज्यादा मुतासिर हैं। मैं अभी तक वो तवज्जो तलाश करने में कामयाब नहीं हो सका हूं जिसके तहत कब्र में माँ ने एक बच्ची को जन्म दिया। बच्ची भी जिंदा है और माँ भी जिंदा है। ये यकीन न करने वाली बात है, लेकिन आंखों के सामने कोई चीज मौजूद हो तो इंसान अपने आप को धोखा किस तरह दे सकता है? मेरा ख्याल है उस मसले को यूं ही रहने दिया जाए। फर्ज करो हम शहबाज के वालिद को उस बात की इतला दे भी देते हैं कि वो औरत जिंदा है, तो उन बेचारों को उससे क्या फायदा होगा?
अगर उन्होंने कब्र खाली रखी भी हुई है तो ये भी कोई ऐसा बात नहीं है। बेशुमार कब्रिस्तानों में लोग अपने लिए जमीन मखसूस करा लेते हैं और उनका कब्र में खाली पड़ी रहती हैं। मुझे अभी तज्जिया करने दो, उसके बाद मैं उस बच्ची का भी तज्जिया करूंगा। बस जरा ये भी होश में आ जाए। उसके जहन के खलियों में तब्दीलियां रोनमा हुई हैं। जाहिर है पूरे जिस्म को ऑक्सीजन नहीं मिली, इसी तरह दिमाग के खलिए भी ऑक्सीजन से महरूम रहे हैं। ऐसे आलम में जो ना होता कम था। मैं तभी नक्ता निगाह से देखना चाहता हूँ कि आखिर उसकी जिंदगी कायम रहने की वजूहात क्या थीं और किस तरह उसमें किसी को जन्म देने की गुंजाइश बाकी रही। फिर उसके बाद जब मैं उस चीज़ का इंकशाफ करूंगा तो तुम यकीन करो कि मेडिकल साइंस की दुनिया में एक अजीब इनकलाब बर्पा हो जाएगा और उस बात के भी इम्कानात है कि उससे बहुत सी नई तहकीकात हो सकें। खामोशी अख्तियार करो। अगर उन्हें थोड़ी सी तकलीफ भी होती है तो बहालत मजबूरी उन्हें ये तकलीफ बर्दाश्त करना होगी। इकबाल ने ये पूरी तफसीलात शहबाज को बताएं और शहबाज ठंडी सांस लेकर खामोश हो गया। रफीक दर हकीकत लकड़ मोड़ नहीं गया था। दो अलग अलग खानदान समझे जाते थे, शाहीना बेगम की हवेली वाले और लकड़ मोड़ बंगले वाले। अशिया बेगम वहां से गायब हो गई थीं और ज़ाहिरी बात है वो लोग यकीनन उसके बारे में तहकीकात कर रहे होंगे। लकड़ मोड़ पर जिस शख्स को उस इमारत की निगरानी के लिए मखसूस किया गया था उसका नाम हमीद खां था और हमीद खां के बारे में रफीक अच्छी तरह जानता था कि वो बहुत खतरनाक आदमी है। अगर उसने रफीक को वहां देखा तो शुबे का शिकार भी हो सकता है, लेकिन शाहीना बेगम को मुतमईन करना भी जरूरी था। चुनांचा अपने जराया से काम लेकर उसने ये बात मालूम कर ली कि चौधरी शाहनवाज वापस आ गए हैं और लकड़ मोड़ के बंगले में कयामत बरपा है। बस इन्हीं खबरों को नमक मिर्च लगाकर वो शाहीना बेगम के पास पहुंच गया। शाहीना बेगम बेचैनी से उसकी मंतजर थी। रफीक को अब अपनी जान के लाले पड़ गए थे और वो दोहरी मुसीबत का शिकार हो गया था। एक तरफ शाहीना बेगम थी तो दूसरी तरफ राजगुंदल जो धमकियां देकर गया था और उसकी धमकियों से रफीक बहुत खौफजदा था। शाहीना बेगम ने बेचैनी से इसे देखा और बोली, हाँ क्या खबर लाए रफीक? बेगम साहब, चौधरी साहब वापस ले गए हैं। अर्शिया बेगम मुसलसिल लापता हैं और जाहिर है उन्हें लापता होना ही चाहिए। उनकी तो कब्र का भी कोई पत्ता नहीं चला सकता स्वाय मेरे। मगर चौधरी साहब बड़ा वावेला मचाए हुए हैं। हमीद खां भागा भागा फिर रहा है। उसका मतलब है राजगुंदल ने अपना कव्वल निभाया। हाँ जी, पर कुछ मुश्किल दरपेश हैं। मैं इन्हीं के लिए काम कर रहा हूँ। शाहीना बेगम ने खुशी के आलम में उसके अल्फाज पर तवज्जो भी नहीं दी और बोली, गुंदल महाराज को कुछ रकम पहुंचानी है, कब जाओगे उनके पास? बस जी बहुत जल्द जाना है, जरा कुछ काम कर लूं, अब इजाजत दीजिए। रफीक शाहीना बेगम को मुतमईन करके नकुल आया। फिर अपने साथियों के पास पहुंचकर उसने सखावत खान से कहा, सखावत खान, तुम लोगों को क्या चाहिए जो मांगोगे मैं दिलवा दूंगा। शाहीना बेगम से, मगर सखावत खां तुम लोगों को मेरा काम करना होगा। ये समझ लो कि मेरी जान खतरे में है और तुम्हारी भी। ये मत समझना कि किला में पेंस जाऊंगा। मैं तुम्हें साफ साफ बताए दे रहा हूँ, जब मेरी गर्दन पिंसेगी तो मैं राजगुंदल से कह दूंगा कि महाराज गलती मेरी नहीं उन चारों की भी है। अरे रफीक भाई क्यों डराते हो? मैं सच कह रहा हूँ। मैं जितना परेशान हूँ तुम लोग अंदाजा नहीं लगा सकते। चौधरी साहब वापस ले गए हैं और सराग लगाते फिर रहे हैं। कहीं उन्हें भनक भी मिल गई कि हम लोग उस मामले में मलूस हैं तो समझ लो कि फिर कयामत आ जाएगी। छोड़ो रफीक भाई, दलदल में फंसा दिया है तुमने, अब करना क्या है? मैंने एक मंसूबा बनाया है, उस पर अमल किए बगैर चाड़ाकार नहीं है। देखो ये बात तो तय है कि रात की तारीकी में हम कब्रिस्तान में अपना काम नहीं कर सकते। जो कुछ हो चुका है वो भूलने वाली चीज नहीं है। ये जो उस किस्म की कार्रवाइयां होती हैं रूहों की तरफ से वो दिन में नहीं होते। मगरिब के बाद सनाहे रूहों को आज़ादी मिल जाती है और वो भटकती रहती हैं। रोशनी होने से पहले वो वापस चली जाती हैं। हम दोपहर में अपना काम करेंगे। काम क्या करोगे? तुम में से एक मिठाई का एक डिब्बा लेकर कब्रिस्तान के गोरकन के घर जाएगा। सामने पिछले बंगले बने हुए हैं, वो कह देगा कि वो पीछे वाले बंगले से आया है। मिठाई लेकर उस मिठाई में बेहोशी की दवा मिली होगी, ये मिठाई वहां पहुंचा देना। उन बेचारों के लिए मिठाई वगैरह बड़ी हैसियत रखती है। खुशी से खा लेंगे और बेहोश हो जाएंगे। हम अपने साथ कुदाल फावड़ा लेकर जाएंगे और कब्र खोद कर वो लाश निकाल लेंगे। गाड़ी कब्रिस्तान की दीवार के साथ ही खड़ी करना, वहां से हम लोग अपना काम कर लेंगे। ठीक है उस्ताद रफीक, मगर एक बात सुन लो, काम शुरू करने से पहले तमही हम लोगों को 10-10 हजार रुपये देना होंगे। हाँ भैया जानता हूँ, यही तो मौके है तुम्हारे लिए रफीक की गुट्टाई करने का। बेगम साहबा से बात करके दूंगा तमही काम होने से पहले, रफीक ने कहा। रफीक शाहना बेगम के पास पहुंचा और उन्हें कहानियां सुनाकर 50,000 रुपये की रकम ले ली।
शाहीना बेगम दीवानी हो रही थी। बहुत सी आस उम्मीदें बांध रखी थीं उन्होंने। सोच रही थी कि अर्शिया तो जहन रसीद हुई, बच्चे का मसला भी खत्म हो गया। बस एक बार चौधरी शाहनवाज यहाँ आ जाएं, ऐसा मक्खन लगाऊंगी कि भीगी बिल्ली बन जाएंगे। हर तरह से कोशिश करूंगी कि मेरा सुहाग बहाल हो जाए। बहरहाल रफीक ने अपना काम शुरू कर दिया और सखावत खान का एक आदमी मिठाई लेकर गोरकन की झोंपड़ी पर पहुंच गया। उस वक्त गुलाब खां मौजूद नहीं था, वो किसी काम से बाहर निकला हुआ था। सखावत खान के आदमी ने अंदर दाखिल होकर आवाज लगाई तो जीरा बाहर आ गई। सलाम माई, ये मिठाई का डब्बा बंगला नंबर 16 वालों ने भेजा है, उनके यहाँ पोता हुआ है। पोते की खुशी में उन्होंने मिठाई बनवाई है, ये आपका हिस्सा है। बंगला नंबर 16, मेरी तरफ से मुबारकबाद कह देना, जिरा ने खुशदिली से कहा और डिब्बा लेकर अंदर चली गई। सखावत खान का आदमी वापस ले गया। थोड़ी देर के बाद उन्होंने गुलाब खां को भी अंदर जाते हुए देखा। रफीक ने वहीं डेरा डाल दिया था। 1 घंटे के बाद उसने उस आदमी को दोबारा वहां भेजा और गुलाब खां के दरवाजे पर जाकर उसने आवाजें लगाएं। बहुत देर तक वो चीखता रहा, लेकिन कोई बाहर ना निकला तो वो मुस्कुराता हुआ आ गया और उसने रफीक को आकर अतला दी कि काम हो गया है। रफीक उठ खड़ा हुआ, वो कब्रिस्तान में दाखिल हो गई और उन्होंने तेजी से काम शुरू कर दिया। कब्र खोली और जब उन्होंने सरी हटाई तो अंदर निगाह डालते ही रफीक के हल्क से जोरदार आवाज निकल गई और उसके साथ ही खौफजदा होकर कई कदम पीछे हट गए। क्या हवा उस्ताद? सखावत खान ने घबराए हुए लहजे में पूछा। गायब, रफीक गुट्टी गुट्टी आवाज में बोला। कौन? दोनों गायब, औरत है ना उसकी औलाद। कब्र में कुछ नहीं है। वापस चलो रफीक भाई, खुदा के लिए वापस चलो। एक तो तुम लोगों ने नाक में दुम कर दिया है, ऐसा लगता है जैसे तुम में से किसी को फिक्र ही नहीं है। इतनी जल्दी भी नहीं मरना रफीक भाई, तुम्हें खुदा का वास्ता उनासी भी चुकरों से निकल आओ। कब्र ठीक करो, रफीक ने कहा। भाड़ में डालो कब्र को, गोरकन खुद ठीक कर लेगा। यार रफीक भाई, पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है। काम तो हम तुम्हारे लिए बहुत से करते रहे हैं, मगर तुम जिन धुंधों में पड़ गए हो, किस्मल्लाह की ठीक नहीं है, कोई बड़ा नुकसान उठा जाओगे। रफीक ने कोई जवाब नहीं दिया। वो वापसी के लिए चल पड़े। फिर रास्ते में रफीक ने कहा, कहते तो तुम लोग ठीक ही हो, मगर अब एक बात बताओ, राजगुंदल को हमने अपने पीछे लगा लिया है। राजगुंदल के लिए क्या किया जाए? तुम जानते हो वो सफली इल्म का माहिर है, पीछा आसानी से नहीं छोड़ेगा। हम तो खुद परेशान हैं रफीक भाई। बस एक बात तुमसे कह देता हूँ दोस्तों, मुझे छोड़कर भाग ना जाना। मुझे तुम्हारी जरूरत है, सिर्फ तुम लोग ही मेरे राजदार हो। दिल की हर बात तुमसे कह सकता हूँ। तुम तमाम सूरत हाल से वाक़ हो। जब तक कोई हिल ना निकल आए तुम्हें मेरे साथ रहना है। हम लोगों ने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है रफीक भाई, भी नहीं भागेंगे, वादा है। सखावत खान ने कहा। रफीक पर ख्याल अंदाज में गर्दन हिलाने लगा, फिर बोला, तुम लोग आराम करो, मैं जरा शाहीना बेगम के पास हो आऊं। मुलाज़िम हूं उनका, ज्यादा देर उनके पास से गायब रह भी नहीं सकता। रफीक अपने साथियों से रखसत होकर हवेली की जानिब चल पड़ा। शाहीना ने फिर ख्वाब देखा था। अब तो उन ख्वाबों की कैफियत ऐसी हो गई थी कि बस बैठे बैठे आंखों में ख्वाब बसते थे। कभी कभी तो ख्वाब बहुत भयानक होते थे और उनके खात्मे के बाद शाहीना शदीद वहशत का शिकार हो जाती थी। उस वक्त भी वो ख्वाब देख रही थी। उसके सामने दरिया बह रहा था और वो देख रही थी कि उस दरिया में इंसानी जिस्म बह रहे हैं, चीखते चलाते, पानी में घोटे खाते। उनके हाथ मदद के लिए पानी से बाहर निकलते और फिर वो डूब जाते। वो चीख भी रहे थे लेकिन शाहीना को उनकी आवाजें नहीं सुनाई दे रही थी। फिर अचानक इसे अपने आप में एक आहट सी सुनाई दी। उसने पलट कर देखा तो उससे चंद गज के फासले पर एक मगरमच्छ बहुत बड़ा, मुंह खोले छपकली जैसे पैरों के साथ चलता हवा उसकी जानिब बढ़ रहा है। शाहीना के हल्क से चीख निकल गई और उस चीख से ही उसकी आंख खुल गई। दोपहर का वक्त था, सूरज ढलान की तरफ उतर चुका था। वो खाना खाने के बाद आराम करने के लिए लेटी थी और चंद लम्हों के बाद नींद की आगोश में पहुंच गई थी। उस नींद के आलम में उसने ये ख्वाब देखा था। ऐसा खौफनाक ख्वाब था कि उसके पूरे बदन के मुसामात पसीना उगिल रहे थे। वो जल्दी से उठकर बेड पर बैठ गई और एक बार फिर उसके जहन को एक शदीद झटका लगा और उसके मुंह से हल्की सी आवाज निकल गई। थोड़े ही फासले पर साधु राजगुंदल खामोश बैठा हवाई से देख रहा था। उसकी सर्द आंखों में अजीब सी कैफियत थी, बिल्कुल वीरानी नजर आ रही थी। शाहीना ने अपने आप को यकीन दिलाने के लिए जोर जोर से आंखें मेले और साधु को देखने लगी। मुसीबत में डाल दिया है तूने हमें, बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। तेरा सत्यानाश, अपनी मुश्किल तो हिल कर ली तूने और हम पड़ गए मुसीबत में। जोगी महाराज, गुरु जी, गुरु जी।
चूल्हे में गए जोगी महाराज, और भाड़ में गए गुरुजी, क्या मुसीबत पड़ गई है हमारे सर। क्या बताएं तुझे, छोटा सा तो तेरा दिमाग है। तो अगर ये समझती है पागल औरत कि हमने थोड़ी सी दौलत के लिए तेरा काम किया है तो ये गलत है। दौलत तो हमारे पैरों के नीचे है, काली माई के दास हैं हम, दौलत की हमारे लिए कोई कमी नहीं होती। पर एक मुसलमान लड़की या लड़का हमें ऐसा चाहिए था जिसकी बिल्ली देखकर हम महाशक्ति हासिल कर लें। काले जादू के कुछ असूल होते हैं, कुछ सीढ़ियां होती हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी सीढ़ी। जो पांचवी सीढ़ी तक पहुंच जाता है वो महाशक्तिमान होता है और काले संसार में देवताओं की तरह समझा जाता है। उसके लिए हमें कुछ काम करने थे, खास तौर से वो बच्चा जो मुसलमान होता और संसार को न देखता। ऐसे किसी पौतर खून को शैतान की भेंट देकर हम महाशक्तिमान बन सकते थे, और उसके लिए हमने जो कदम उठाया था वो पहला और आखिरी कदम था। महासा बिल्ली बस एक बार मौके देते हैं। हमें वो बच्चा चाहिए जो उस माँ की आगोश में जन्म ले, जो संसार की निगाहों से दूर हो। सारा बंदोबस्त कर लिया था हमने, पर अभी जोगी ये बातें कर ही रहा था कि दरवाजे पर आहट हुई, फिर रफीक की आवाज सुनाई दी। बेगम भी, मैं अंदर आ सकता हूँ। शाहीना ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा तो पीछे से राजगुंदल बोल पड़ा, जाओ नखटो, आ जाओ, सारे काम खराब करने में तेरा बड़ा हाथ है। रफीक हैरान हैरान सा अंदर दाखिल हुआ था। जोगी महाराज, हाँ, हम कुछ हवा या नहीं, दिन रात कोशिशों में लगा हुआ हूँ साधु महाराज, मुझसे किस्म ले लें। एक लम्हे को सुकून नहीं मिला है, अभी कब्रिस्तान से आ रहा हूँ, बड़ी कोशिशें की हैं मैंने। रात में तो वहाँ रूहों का बसेरा होता है, मैंने सोचा कि दिन की रोशनी में जरा वहाँ का जायजा लूं। जायजा लेने के बाद आज मैंने एक और कार्रवाई की, कब्रिस्तान के गोरकनों को धोखा से निशा और मिठाई खिलाई और उसके बाद वो कब्र खोदी। तो फिर क्या हुआ? राजगुंदल मुद्रिस अंदाज में अड़ खड़ा हुआ। दूसरी हैरत अंगेज बात हुई महाराज। पहले जब मेरे आदमियों ने कब्र खोली थी तो कब्र में अर्शिया बेगम और उनके बराबर एक नौज़ायदा बच्ची भी मौजूद थी। मगर हम उस वक्त रोशनी की जद में आ गए थे और कब्र उस तरह खाली छोड़कर भाग आए थे। बाद में हमें उस कब्र के बारे में कुछ पता नहीं चला कि वहाँ क्या हुआ। बहरहाल गोरकन ने वो कब्र बराबर कर दी थी। आज जब फिर इसे खोल कर देखा तो कब्र खाली थी। उसमें कोई नहीं था, अर्शिया बेगम और न बची। रफीक, खुदा तुझे गारत कर दे, कभी कोई अच्छी खबर भी सुनाएगा। शाहीना बेगम ने दांत पीसते हुए कहा, आप जो भी कह लें बेगम साहब, मैंने तो नमक का हक अदा करने की पूरी पूरी कोशिश की, मगर क्या करूं, तकदीर ने साथ नहीं दिया। राजगुंदल भी सोच में डूबा हुआ था। अचानक ही उसने गर्दन उठाई और बोला, सुन, तूने गोरकनों को बेहोश कर दिया था। हाँ जोगी महाराज, एक काम कर, उनसे भी मालूमात हासिल कर। हो सकता है उन्होंने किसी वजह से उस औरत और उसकी बच्ची को बाहर निकाल लिया हो। मालूमात कर, कुछ पता चल ही जाएगा। एक बात बताओ तुम दोनों मुझे, उस सारे चुकर की किसी और को खबर तो नहीं है? मेरा मतलब है तुम लोगों ने किसी और से तो अर्शिया के खिलाफ कोई काम कराने की कोशिश नहीं की? तू बता मुझे शाहीना, और देख, एक बात कान खोल कर सुन लेना, तुम लोग अगर मुझसे कोई झूठ बोलोगे तो तुम्हारा झूठ मुझसे भी छपा नहीं रह सकता। सिर्फ अपनी हथेली में देखकर मैं बता सकता हूँ कि ये क्या है और झूठ क्या है। हाँ महाराज, आपसे पहले हमने एक मुसलमान आलम से बातचीत की थी और उससे कहा था कि वो हमारा काम कर दे। हमने दौलत की पेशकश भी की थी इसे, मगर उसने से इनकार कर दिया, कहने लगा कि वो ऐसा कोई काम नहीं कर सकता। मुसलमान आलम तो ने इसे तफसील बता दी थी, मतलब ये कि उस औरत के बारे में कि उसके यहाँ बच्चे का जन्म होने वाला है और तो नहीं चाहती कि ऐसा हो। जी गुरु महाराज, क्या वो कोई पहनचा हवा आलम था? जी गुरु महाराज, उनके बारे में बड़ी बड़ी बातें सुनने को मिलती हैं, बीड़ा गर्क करा दिया तूने। अरे कमबख्त, तो मुझे पहले ही बता देते। कौन है वो, कहाँ रहता है? उनका पूरा नाम अदरीस अली है और यहाँ से थोड़े फासले पर सुबहान गिली में रहते हैं वो। वहाँ पर उनके बारे में किसी से भी मालूम किया जा सकता है। तुम्हारा सत्यानाश, सारे रास्ते रोक दिए हैं तुमने मेरे। देखता हूँ, हो सकता है ये उसकी कार्रवाई हो। और सुनो, तुम तमही गोरकन के घर वालों से तफसील मालूम करनी है। ठीक है, मैं उन्हें जुबान खोलने पर मजबूर कर दूंगा, और अगर कोई ऐसी बात हुई तो आप बेफिक्र रहें, कुछ न कुछ करके ही तुम लूंगा। रफीक ने कहा। राजगुंदल अपनी जगह से अड़ गया और फिर किसी से कुछ कहे सुने बगैर आगे बढ़ा और दरवाजे से बाहर निकल गया।